नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, ये है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2020 का जीएस फोर्थ पेपर। ठीक है, जीएस का फोर्थ पेपर। तो इसकी पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो ये पेपर की पीडीएफ और इसका जो सिलेबस है जीएस फोर्थ का, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके पहले के जितने पेपर हुए हैं उनकी सबकी भी पीडीएफ अपलोड कर दी है, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से जाकर। चलिए, तो ये जो पेपर होता है जीएस फोर्थ पेपर, ये इथिक्स का पेपर है। जो लोग नए लोग हैं उनको बता रहे हैं। तो इसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये है टॉपिक आपका है। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जीएस के जो 1 2 3 पेपर हुए थे उसमें तो 20 क्वेश्चन होते हैं, और लेकिन इसमें जो है 12 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए जो होता है वो, और सेक्शन बी जो होता है वो, उसमें आपको केस स्टडीज़ लिखनी पड़ती हैं, तो अभी दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सभी जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सारे 3 3 घंटे के होते हैं, और 250 250 नंबर के ये पेपर होते हैं। ठीक है, तो इसमें 12 क्वेश्चन हैं, 2 खंडों में विभाजित हैं। जो भी आपने मीडियम चूज़ किया होगा उसी में आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर बुक्स देखिए, काफ़ी लोग बुक्स वगैरह पूछते रहते हैं कि मटेरियल कुछ बता दीजिए इसके लिए। जो नए लोग हैं उनको बता दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड हैं। ठीक है, सॉल्व पेपर ले लीजिए आप। कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर डालिए, उनको देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, दूसरा काम करिए आप, सिलेबस तो याद ही होना चाहिए आपको, वो तो हम दे दे रहे हैं आपको, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बुक अगर आप पूछें तो लेक्सिकॉन की बुक आती है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। लेक्सिकॉन की बुक ले सकते हो आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए मिल जाती है। ठीक है, वो पढ़ सकते हो। और टॉपर्स की कॉपी, जो टॉपर्स हैं जिनके मतलब जीएस फोर्थ में अच्छे मार्क्स आए हैं, देखो एकदम से मत किसी की कॉपी आप देखिए कि क्या लिखा है। जिनके मार्क्स, जिन टॉपर्स के मार्क्स, उनकी आप मार्कशीट देख लीजिए, बहुत जगह मिल जाती है गूगल वगैरह पर। जिनको अच्छे मार्क्स मिले हैं इस पेपर में, उनकी कॉपी आप देख सकते हो। कहाँ से देख सकते हो? जो जैसे विजन आईएएस की वेबसाइट पे होंगी, जीएस स्कोर की, फोरम आईएएस, ठीक है, दृष्टि की है हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, वहाँ से आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हो। इसके अलावा सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसकी रिपोर्ट जो है, इसको आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे कहीं कहीं पे मिल जाएगी। तो उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, तो उसकी जो चौथी रिपोर्ट है, मतलब ये सेकेंड एआरसी की चौथी रिपोर्ट, उसको पढ़ डालिए। ठीक है, पूरी, उससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इतना पर्याप्त है, सफिशियंट है। बाकी अगर टेस्ट सीरीज़ कहीं मेंस की आप ज्वाइन करेंगे तो उससे हो जाएगा काम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि बताया था आपको कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है ये। तो सेक्शन ए जो है ये 130 मार्क्स का है। सेक्शन ए 130 मार्क्स का है, और सेक्शन बी जो होगा वो 120 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे, 20 20 नंबर की केस स्टडीज लिखनी होंगी आपको। ठीक है, 250 शब्दों में। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब 150 शब्दों में आपको इनके आंसर लिखने होंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं ए बी करके, ये 10 10 नंबर के हैं। ठीक है, मतलब पूरा क्वेश्चन 20 नंबर का है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है यहाँ पे, तो 20 नंबर का है, लेकिन 10 10 नंबर के ए और बी, इसका सब सेक्शन जो है। ठीक है, तो क्या पूछा गया इसमें? पहला क्वेश्चन है व्यापक राष्ट्रीय शक्ति। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि ये पेपर जब भी आप तैयार करो जीएस फोर्थ, तो ऐसे के साथ में, निबंध के साथ में इसको ऐड करके, मतलब उसके साथ में तैयार करो आप। ठीक है, तो निबंध की तैयारी जीएस फोर्थ पेपर के साथ में करो, तो जल्दी से सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसमें बहुत सारे कोट्स आपको मिलेंगे, डायरेक्टली वहाँ से पूछ लिया जाता है, इसलिए ये बात कह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्यापक राष्ट्रीय शक्ति, यानी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, सीएनपी, के 3 मुख्य घटकों जैसे कि मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि पूछा क्या गया है। यानी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति जो है उसके 3 मुख्य घटक होते हैं, जैसे कि उसके 3 मुख्य घटक मान लीजिए जो यहाँ पे दिए गए हैं, मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति और सामाजिक सद्भाव। ठीक है, तो इनको बढ़ाने में, इनकी अभिवृद्धि में नीति शास्त्र की, यानी इथिक्स की एंड वैल्यूज़ की क्या भूमिका है, उसकी विवेचना करनी है 150 शब्दों में। तो इंग्लिश में भी पढ़ लिया करिए, कभी कभी होता है कि हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो इंग्लिश भी पढ़ लिया करिए अगर हिंदी मीडियम के हैं तो भी। मतलब डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन इन्हेंसिंग द
फॉलोइंग 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मनी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला है, शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति 2020 का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया, इससे संबंधित एक क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है, जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्क संगत व्याख्या करें। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लिख सकते हो आप। तो हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ ए पर्सन्स विजडम एंड कंसाइंस दैट कैन पॉइजन ए नेशंस स्पिरिट। डू यू एग्री विद दिस व्यू? जस्टिफाई योर आंसर। ये पूछा गया है। तो ये सारे जो सिलेबस में आपको मिल जाएंगे ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या हैं? ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसकी इंग्लिश आप जरूर लिख लीजिए, संवेगात्मक बुद्धि, ताकि आपको याद रहेगा आगे चल के कि मुख्य घटक क्या हैं, क्या उन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं, जो मैं आपसे कह रहा था कि निबंध की तैयारी इसके साथ करिए, तो वो इस वजह से महापुरुषों के जो कोट्स हैं, उनके विचार हैं, कभी कभी वही दे दिए जाते हैं और उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है या उन्हीं से रिलेटेड आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो यहाँ है कि बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं? अहिंसा सबसे पहले। ठीक है, प्रासंगिक हैं और क्यों? विवेचना कीजिए। तो दया, करुणा, अहिंसा जो भी हैं, बुद्ध की सारी शिक्षाएं अभी भी मतलब वर्तमान में प्रासंगिक हैं, सर्वाधिक, तो क्यों है, उनकी विवेचना करनी है। व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रिलेवेंट टुडे एंड वाई? ठीक है, डिस्कस करना है 150 शब्दों में। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड का बी, शक्ति की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये लिखना है आपको। अगला है, विधि और नियम के बीच विभेदन कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है, इसी से संबंधित है क्वेश्चन। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए देखना बहुत जरूरी है, उनको सॉल्व करना। विधि और नियम यानी लॉज और रूल्स के बीच आपको डिफरेंस बताना है, विभेदन कीजिए। इसके सूत्रीकरण में नीति शास्त्र की भूमिका का विवेचन कीजिए। इथिक्स का रोल क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक अभिवृत्ति। अभी एक शब्द हम लोगों ने देखा था अभिवृद्धि, लेकिन यहाँ पर है अभिवृत्ति, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। अभिवृद्धि का मतलब होता है इन्हेंस करना किसी चीज़ को, अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। ठीक है, तो सकारात्मक अभिवृद्धि यानी पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक अभिवृत्ति एक लोक सेवक यानी सिविल सर्वेंट की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जिसे प्रायः नितांत दबाव में कार्य करना पड़ता है। एक व्यक्ति की सकारात्मक अभिवृत्ति में क्या योगदान देता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन के को पार्ट में आपको देखना पड़ेगा कि कितने पार्ट में पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है। 150 शब्दों में लिखना है। अगला है क्वेश्चन, भारत में लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनइक्वलिटी के लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं? इस संदर्भ में सावित्रीबाई फूले के योगदान का विवेचन कीजिए। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडिया? डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्रीबाई फूले इन दिस रिगार्ड। तो ये हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, सामयिक इंटरनेट विस्तारण, द करेंट इंटरनेट एक्सपेंशन। विस्तारण ने सांस्कृतिक मूल्यों यानी कल्चरल वैल्यूज़ के एक भिन्न समूह को मनासीन किया है, जो प्रायः परंपरागत मूल्यों से संघर्षशील रहते हैं। विवेचना कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाने चाहिए। अगला है इथिक्स के पेपर में। अगला क्वेश्चन है, देखो 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपने ध्यान से देखिए, चूँकि सेक्शन ए जो है वो 130 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन जो है वो ए बी मतलब उसमें 2 सेक्शन है, हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में, तो 20-20 नंबर का हर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी 20 नंबर का है, यानी 10-10 नंबर के सब सेक्शन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं ABC, तो ये 30 नंबर का हो गया। तो इस वजह से सेक्शन ए जो है वो 130 नंबर का है और केस स्टडीज़ वाला जो सेक्शन बी है वो 120 नंबर का है। ठीक है, याद रखना है इस बात को।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसमें आपका विचार पूछा गया है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो पहला है, किसी की भर्त्सना नहीं कीजिए। अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा कीजिए, यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िए, अपने बंधुओं को आशीर्वचन दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का ये विचार है। लेकिन इस उदाहरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है, ठीक है, वो बताना है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि निबंध की तैयारी आप इस पेपर के साथ में करिए। निबंध वाला पेपर आपने देखा होगा, ऐसे ही वहाँ पे किसी महापुरुष के विचार दे दिए जाते हैं जो अमूर्त विषय पर निबंध होते हैं, और उन्हीं को आपको लिखना पड़ता है 1000-1200 शब्दों में निबंध के पेपर में। तो अगला देखते हैं, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। ठीक है, तो आप जान जाएंगे कि आप हैं क्या। ये महात्मा गांधी जी का विचार है। तो ये इससे मतलब इससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे पूछा गया है। मतलब इस विचार पर आपके क्या मत है, आपका क्या मत है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है केवल एक भ्रांति है, एक अत्यंत अशिष्ट अवधारणा जिसमें कुछ भी युक्त संगत नहीं है और न ही सत्य। तो ये सुकरात का विचार है, 150 शब्दों में लिखना है। पिछले साल भी जो क्वेश्चन पेपर था इथिक्स का, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि सुकरात का ही, कि एक संघर्ष रहित जीवन जीने योग्य नहीं है। मुझे याद है बिल्कुल, अभी भी लास्ट ईयर पूछा गया था, एक संघर्ष रहित जीवन जीने योग्य नहीं है। ठीक है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इस बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो निबंध भी पूछा जा सकता है ऐसे टॉपिक्स पर। अब है यहाँ से केस स्टडीज़। तो सेक्शन बी, ये 120 नंबर के हैं, इसमें 6 केस स्टडीज़ दी गई हैं। 6 क्वेश्चन होंगे, 20-20 नंबर को, 20-20 नंबर की हैं, और 250 शब्दों में आपको इनका आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप पूरी केस स्टडीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इसको पढ़ूँ तो टाइम वेस्ट होगा मेरा भी और आपका भी। तो इसको डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए, बाद में कभी हम लोग जब इस पर डिस्कशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बहुत चूँकि लंबे लंबे हैं इसलिए इनको पढ़ना मतलब उतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे इस वीडियो में। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा है। और ये हम अपलोड कर दे रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसका सिलेबस और ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसके बाद इंडियन लैंग्वेज का पेपर और इंग्लिश का भी जो पेपर होगा वो अपलोड कर देंगे, और फिर जो भी ऑप्शनल है आपका वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो हम ऑप्शनल पेपर अपलोड कर देंगे और उसकी PDF दे देंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।